नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दिए गए सैंपल पेपर को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विषय हमारा क्या है? समाज विज्ञान। ये जो सैंपल पेपर बच्चों क्लास 10th के लिए है और विषय है सोशल साइंस। ठीक है, यानी कि पेपर जो 80 नंबर का आपका आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा बच्चों। यानी आप अपने पेपर से पहले इस सिंपल पेपर को जरूर करके जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है इसे रिपीट होने वाले हैं और आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आपके पेपर में टोटल क्या 5 खंडों में पेपर आएगा। खंड क यानी सेक्शन 5 सेक्शन में पेपर आएगा। खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ, खंड अंग। ठीक है बच्चों, खंड का जो आपका प्यारे बच्चों आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 27 तक आएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न होंगे बच्चों। ठीक है, सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 28 से 31 तक आएंगे, ये 3 अंक वाले प्रश्न होंगे जो लघुत्तरी होंगे। ठीक है, 80 शब्दों से आपको अधिक आंसर नहीं देना है। खंड ग में तीसरे पार्ट में 32 से 35 तक क्वेश्चन आएंगे, 4 अंक वाले प्रश्न आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो 120 शब्दों से आपको लिखना है बच्चों। पार्ट 4 में आपको 36 नंबर क्वेश्चन से 39 क्वेश्चन आएंगे, जो 5 अंक वाले प्रश्न होंगे, जो केस स्टडी पर आधारित होंगे, यानी कि सोर्स बेस पर, यानी कि कह सकते हैं पैराग्राफ पे, अनुच्छेद पे आधारित क्वेश्चन होंगे, जो बहुत ही इजी हो जाएंगे, कर लेंगे आप। और 5वें सेक्शन में जो पेपर बच्चों आएगा वो आपका क्या आ सकता है कि 4 अंकों का आएगा। वो किसके लिए आएगा? मैप से आधारित। ठीक है, ध्यान देंगे कि मैप पे आधारित क्वेश्चन आएंगे बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इतिहास से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और भूगोल से 3 अंक के आएंगे। ठीक है, यानी कि 5 नंबर के आएंगे। यहाँ पर 4 अंक दिया, लेकिन 5 अंक होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन को करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी फास्ट होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप करते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहले सेक्शन में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हम कर रहे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी देखो, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस यानी कथन जो है वो कथन गलत है। ठीक है, 4 सेंटेंस दिया गया है कि पहला सेंटेंस है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सत्य है, हमने पढ़ा था, है ना, इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर इसमें दे रखा है। और सेकेंड इसमें सेंटेंस है आपका है कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दे रहा है कि मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो बच्चों ये गलत है, मत्स्य पालन द्वितीय में नहीं आता, ये प्रथम में आता है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और आखिरी है कि बैंक सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि बैंक सेवाएं जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इस हिसाब से पूछा गया कि गलत कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन सी को हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के समृद्ध किसानों के लिए विकास का लक्ष्य नहीं है। विकास का लक्ष्य नहीं पूछा है बच्चों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में क्या शर्त है। तो हमने पढ़ा था, तो ये जो किसके बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया है कि वर्ष 100 दिन के लिए रोजगार की बात है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार है, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देगी। इस प्रकार से देखा जाए तो तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 है बच्चों कि यदि किसी क्षेत्र में बड़े बांधों यानी डैम को बनाया जाता है तो स्थानीय लोग यानी वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उसका विरोध क्यों करते हैं। चलिए देखते हैं। क्योंकि उन्हें उस जगह छोड़नी पड़ती है, यानी क्योंकि जब डैम बनता है तो उनको वो जगह छोड़नी पड़ती है बच्चों। ठीक है, वहाँ से उन्हें निकलना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर उनकी भूमि जाने का डर होता है, ये भी सत्य है। आय के साधन खोने का डर होता है, यानी कि सारे जो कथन है बिल्कुल क्या है, सत्य है। क्योंकि उनको विरोध किस पर को लेकर करते हैं, वो सभी कथनों को। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है बच्चों, जुकाम बहुत तगड़ा है, लेकिन फिर भी आपका पेपर है इसलिए हमें बनाना पड़ जा रहा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे जो बच्चे हैं नए वो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वीडियो देखते हैं, उसका बेनिफिट भी लेते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्यारे बच्चों ऐसा मत करो, ये वीडियो आपके लिए बनाई जाती है, आप मेहनत करके आपके लिए बनाया जाता है, इस उम्मीद से कि आप वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन आप करते नहीं। तो प्लीज़ बच्चों ऐसा ना करें आप। क्वेश्चन 5 है कि किसी देश की औसत आय उसकी कुल आय में निम्नलिखित में से किससे भाग देकर निकली
यानी कि निकाली जाती है। तो प्यारे बच्चों ये जो निकाली जाती है कुल जनसंख्या से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधारभूत प्रावधानों के कारण भारत के यानी कि किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो ये बेटा कहाँ पर है, यह जो है केरल में है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है कि द्वितीयक क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र को आप जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8 है कि एक देश जिसमें जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है, तो उसे किस देश के रूप में जानते हैं। तो वो देश आपका है विकसित, क्योंकि जो विकसित देश होता है वहाँ पर सारी सुविधाएं अच्छी रहती है, जीवन स्तर ऊंचा रहता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण है। तो मोटे अनाज के जब रूप में हम देखते हैं तो यहाँ पर सही हो जाएगा ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मोटे अनाज के एग्जाम्पल है बच्चों। हमने इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया है, आप ज़रूर देखें। और हाँ, आज शाम तक या कल हम आपको एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें अगर जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उन टॉपिक को पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा तबीयत सही नहीं है, हो सकता है कि अगर तबीयत सही हो जाए कुछ तो हम ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि नीचे दिए गए जो है आप प्राकथन या संकल्पना को आप पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के आधार पर नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर करेंगे। संकल्पना को देखते हैं कि गेहूं एक खरीफ फसल है और कारण क्या है कि यह शीत ऋतु में बोई जाती है। तो सबसे पहले बच्चों की जो गेहूं है यह खरीफ फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। ठीक है, शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी कि देखिए संकल्पना तो गलत हो गई बच्चों, और ये कारण क्या है, ये सही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि दे रखा है ना कि संकल्पना गलत है परंतु कारण सही है। चलिए अब यहाँ पर अथवा यानी कि या तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है या तो आपको ये कर लेना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, किसी एक रबी फसल का नाम बताइए। तो रबी की फसल बहुत सारी है, इसमें से किसी एक का नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप चाहे गेहूँ लिख लें बच्चों, या सरसों लिख लें, या जौ लिख लें, बहुत सारे हैं। गेहूँ लिख लो, आप सरसों लिख लो, ठीक है, या जौ लिख लो। तो बहुत सारे किसी एक फसल का नाम आपको लिख लेना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों कि झूम कृषि को रेन नाम से किस देश में जानते हैं। तो जब ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कृषि के बारे में आपने पढ़ा था, तो कर्तन दहन जो खेती थी, झूम खेती थी, इसको क्या अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते थे, भारत के भी अन्य क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा है, तो हमने इस चैप्टर को करवाया था इसमें। तो ये वियतनाम में कहते हैं बच्चों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं बच्चों कि सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है। तो ये की जाती है बच्चों ऑप्शन सी, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों कि जायद की फसल को कब बोया जाता है। तो जायद की फसल आप सभी जानते हैं, यह अप्रैल से लेकर जून के मध्य के समय में बोया जाता है, यानी ऑप्शन सी। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को कि गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो गृह युद्ध से क्या समझते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि गृह युद्ध क्या होता है। गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच में होने वाले युद्ध को कहते हैं। कभी कभी गृह युद्ध ऐसे भी दो देशों के युद्ध को कहा जाता है जो कभी एक ही देश के भाग रहे हों। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 15 बच्चों है कि श्रीलंका में कौन सा जाति समूह अल्पसंख्यक था। तो श्रीलंका में जो अल्पसंख्यक जाति समूह था वो था तमिल। तो यहाँ पर तमिल लिखेंगे बच्चों आप। ठीक है, तमिल। चलिए आगे देखिए बच्चों
और यहाँ पर ये या तो ये क्वेश्चन करेंगे या तो अथवा कर लेंगे। तो ये बेल्जियम में कौन सा जाति समूह अल्पसंख्यक था? तो बेल्जियम में जो जाति समूह जो अल्पसंख्यक था बच्चों वो था फ्रेंच। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्रेंच लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 16 कि बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम था? तो बेल्जियम की जो राजधानी थी इसका नाम था ब्रुसेल्स है। तो यहाँ पर आप ब्रुसेल्स से कर लेंगे बच्चों। ठीक है ना, ब्रुसेल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों है कि सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित करने वाला कानून श्रीलंका में कब पारित किया गया था? तो ये आपको बताना था। ये जो पारित किया गया था 1956 में। ठीक है, तो ये 1956 में पारित किया गया था, इसको लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों कि रेखांकित तथ्यों को सही करके वाक्य को आपको पूरा करना है। तो केंद्रित सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार। तो ये गलत है बच्चों। केंद्रीय सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप केंद्र सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे केंद्र सरकार। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में कितने स्तर की सरकार है? तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। भारत में कितने? 3 स्तर की सरकार है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 20 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग है इसका गठन जो किया गया था 1953 में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1953। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 1953 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो भारतीय अनुसूची में कितने 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। शुरू में 14 भाषा थी लेकिन धीरे धीरे 15 हुई, फिर जाके 22 हो गई। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। यहाँ पे लिख लेंगे आप। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कि वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई थी? तो वियना कांग्रेस जो आयोजित की गई थी ये 1815 में। ठीक है, यानी कहीं कहीं 1814 भी मिलेगा, यानी कि 1814 15 दोनों है। तो यहाँ पर 15 लिख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है एक नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है, इसी के आधार पर क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं। कथन संकल्पना है कि राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। बिल्कुल सत्य है। फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए जिससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों में हस्तांतरित हुई थी। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 24 है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? 1919 में। ठीक है, तो 1919 लिखेंगे रॉलेट एक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? तो भारत माता का पहला चित्र जो बनाया था, तो भारत माता का जो पहला चित्र जो बनाया था वो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आपकी किताब में दिया है बेटा नाम। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 26 कि सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 की ब्रेटन वुड्स प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर बच्चों। क्वेश्चन 26 है बच्चों की सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है कि चीन को क्या है पश्चिमी देशों और अन्य देशों से जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग सिल्क रूट कहलाता है। 27 है ब्रेटन वुड्स प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली है कि इस सम्मेलन का मकसद था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और मुद्रा और विनिमय दरों को स्थिर करना, और इस प्रणाली के निर्माताओं को यह यकीन था कि इस मुद्रा यानी मौद्रिक व्यवस्था से सोने को हटाकर हासिल किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया के लिए सोने की बजाय डॉलर का एक मानक तैयार कर दिया। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों जुकाम ज़्यादा होने की वजह से हम आगे पूरी वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो हम बनाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों वीडियो आपके लिए बनाई जाती है इतनी मेहनत से, तो आप जब इसका लाभ उठाते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। धन्यवाद।